बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न लॉज एकेडमी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, as I have earlier stated in my previous video lecture on rule of strict liability, that the rule evolved in the mid of 19th century by the English court in Rayland versus Fletcher, that is the rule of strict liability. The rule of strict liability was not capable to handle the situations arising in the highly industrialized society in 20th and 21st century. So there was a need to evolve or develop a certain advanced rule which held liable the enterprises which are involved in hazardous or inherently dangerous activities. So before discussing this rule of absolute liability which was evolved by the Supreme Court of India in 1987, we have to understand the situations which were developed in the highly industrialized economies. For example, Bhopal gas disaster which occurred in the midnight of 2nd and 3rd December of 1984. ह्यूमन हिस्ट्री में ग्रेट ह्यूमन लॉस के तौर पर इस इंसिडेंट को जाना जाता है, जिसमें विद इन फ्यू आवर्स और मिनट्स तकरीबन 4000 लोग जाँ बहक हुए। और ये सब हुआ इसलिए कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के एक प्लांट में जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ और विद इन फ्यू मिनट्स thousands of people were died. So it was a great human loss due to the industrial accident. इस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से मुतासरीन और जो इसके विक्टिम्स थे उनको रिलीफ देने के लिए 1984 में कोई ऐसा सफिशिएंट लॉ नहीं था जिससे कि विक्टिम्स को रिलीफ मिल सके। हाँ, इंग्लिश कोर्ट का इवॉल्व किया हुआ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उस टाइम मौजूद था जो इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पा रहा था। कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक सिचुएशन होना ज़रूरी है, जो कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में हमने देखा है कि किसी लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हो, वहाँ पर जो रखी गई चीज़ें हैं वो डेंजरस नेचर की हों, उनका वहाँ से एस्केप हो और फिर किसी को उन चीज़ों से हार्म हुआ हो, तभी रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एप्लीकेशन में डिफेंडेंट के लिए सर्टेन डिफेंसेस आर आल्सो अवेलेबल, लाइक एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और एक्ट ऑफ गॉड और प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट एटसेट्रा। अब भोपाल गैस डिज़ास्टर का जो इंसिडेंट था, इसको टैकल करने के लिए रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज नॉट फिट बिकॉज ऑफ भोपाल गैस डिज़ास्टर के मामले को डील करने के लिए जो भी एग्जिस्टिंग लॉज थे दैट वर नॉट सफिशिएंट बिकॉज ऑफ, अगर हम फॉल्ट थ्योरी ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो देयर वाज नो फॉल्ट ऑन द साइड ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। उन्होंने इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया था, उनका कोई फॉल्ट साबित नहीं हो सकता था। और अगर बात करें रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एप्लीकेशन की, तो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, थिंग्स लाइकली टू कॉज डैमेज, accumulation of things likely to cause damage, the escape of those things and the harm to plaintiff। यहाँ बज़ाहिर तो महसूस होता है कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एप्लीकेशन कर दिया जाए, लेकिन यहाँ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कुछ डिफेंसेस अपनी फेवर में क्लेम कर सकता था जो कि कोर्ट को एडमिट करने पड़ते, जैसे एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि उस वक्त में साउथ इंडिया में कुछ टेररिस्ट ग्रुप लाइक लिट्टे
ये एक्टिव थे और कोई भी ग्रुप 10-20 करोड़ रुपया लेकर के इस हादसे के पीछे अपना हाथ बता सकता था। तो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी का बेनिफिट और डिफेंस यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को मिल जाता। क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें तो भाई 4-5 हज़ार लोगों की डेथ के लिए अगर हम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के सीईओ को अगर हम क्रिमिनली चार्ज करते भी तो उससे 3-4 हज़ार लोगों की मौत को तो कंपनसेट किया नहीं जा सकता था। ऐसे में ज़रूरत इस बात की थी कि जो मुतासरीन फैमिलीज़ थीं, जो विक्टिम्स थे, जो डिजीज़्ड थे, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके जो हेयर्स हैं, उनको कुछ मुआवजा कंपनसेशन मिल जाता। लेकिन the law was insufficient, even the rule of strict liability was not sufficient to tackle this situation. यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के लिए थैंक्स कि उसने तकरीबन 7.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ मुतासरीन के लिए मुआवजे के तौर पर अदा किए, लेकिन इट वाज एक्स ग्रेशिया अमाउंट विच वाज प्रोवाइडेड बाय द यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन टू द यूनियन ऑफ इंडिया। कानूनी तौर पर उसकी लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट के तहत 7.5 करोड़ रुपीज़ मुआवजे के तौर पर, एक्स ग्रेशिया अमाउंट के तौर पर मुतासरीन के लिए पे किए। तो ऐसी सिचुएशन में इस बात की ज़रूरत थी कि जो 20th और 21st सेंचुरी में जो कि हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज़ के चलते, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में जो ह्यूमन के सराउंडिंग में हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस जो एक्टिविटीज़ रन कर रही हैं, इससे पैदा होने वाले जो ख़तरात हैं, उनसे निपटने के लिए किसी सफिशिएंट और एडिक्वेट लॉ की ज़रूरत थी। चेलुगू रिएक्टर इंसिडेंट का एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जिसने इन्वायरमेंट को हाईली पॉल्यूट किया। अर्जेंटीना तक उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला कि जानवरों के दूध भी कंटेमिनेटेड हुए। इसके अलावा हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो डेवलपमेंट के नाम पर वो तमाम एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं जो कि हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस नेचर की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल टावर्स रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर गिर जाएं तो इवन के एक छोटे से मोहल्ले को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम देखते हैं कि टैंकर्स रोड पर दौड़ते नज़र आते हैं, जिन पर वार्निंग के तौर पर लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, हाईली टॉक्सिक गैस और हाईली टॉक्सिक केमिकल्स, डेंजर, कीप डिस्टेंस। पावर स्टेशंस हैं, एटॉमिक रिएक्टर प्लांट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं, केमिकल और पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्रीज़ हैं, एंड a number of hazardous inherently dangerous activities are running in our surrounding. So there is a great risk to human life as well as property. इस सब के चलते एक ऐसे एडवांस और एडिक्वेट लॉ के डेवलपमेंट की ज़रूरत थी जिससे कि भोपाल गैस डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन को डील किया जा सके। जो विक्टिम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए कोई ऐसा सफिशिएंट लॉ होना चाहिए था जो कि विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सके, या इन इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेट करने वाले, इन इंडस्ट्रीज़ के जो ऑनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी के डिटर्मिनेशन के लिए कोई सफिशिएंट रूल और लॉ होना चाहिए था। भोपाल गैस डिज़ास्टर हमारे लिए, हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा एग्ज़ाम्पल था कि वो अपनी पॉलिसी में, अपने लॉ में चेंज करें। खैर, बहुत कम अरसे के बाद ही दिल्ली में सिचुएटेड श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र कंपनी के एक प्लांट में फिर एक हादसा हुआ, और इस मर्तबा
श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइज़र कारपोरेशन की यूनिट से ओलियम गैस लीक हुआ, जिसके चलते कुछ लोगों को हार्म हुआ। आई थिंक 2 or more people were died due to this leak of oleum gas. तो एक तरह से ये हादसा जो कि श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइज़र कंपनी की यूनिट में हुआ, इसने फिर से एक भोपाल गैस डिज़ास्टर की याद को ताज़ा कर दिया। और चूंकि भोपाल गैस डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास कोई सफिशिएंट लॉ नहीं था, 20th सेंचुरी में इवॉल्व किया गया वो रूल ऑफ स्टिक लाइबिलिटी। 20th और 21st सेंचुरी की जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, इसमें जो हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज़ रन कर रही हैं, इनको टैकल करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इसलिए एमसी मेहता ने इस श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइज़र कारपोरेशन में हुए इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को एक PIL फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उस टाइम के चीफ जस्टिस PN भगवती, who is a renowned justice in the judicial history of India, उनके सामने जब ये मामला गया तो उन्होंने इसको बेहतर मौका और बेहतर वक्त समझते हुए एक नया और एडवांस रूल, दैट इज़ रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इवॉल्व किया। सो थैंक्स फॉर द इंडियन जुडिशरी फॉर डेवलपिंग और इवॉल्विंग an advanced rule for the determination of liability of enterprises for causing loss to human body, human property, etc. अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इतना एडवांस कोई रूल इवॉल्व नहीं हुआ था जितना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में इवॉल्व किया, जिसको नाम दिया गया रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, which speaks about the determination of liability based on no fault and absolutely liability, 100% liability of the enterprise. लेकिन ये रूल कहाँ अप्लाई होता है? रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी is applicable in cases of civil liability, where an enterprise is involved in hazardous or inherently dangerous activities and an accident occurred there, then the enterprise or operation shall be held absolutely liable for the recovery of loss to victims for all the damage faced by the victim. So the application of rule of absolute liability becomes where there is an operation or enterprise which is involved in a hazardous or inherently dangerous activities and an accident occurred there which cause harm to people or victims. Then with the help of the application of this rule of absolute liability, the liability of the defendant or enterprise or operation can be determined. तो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इवॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच वाज रिलेटिंग टू द ओलियम गैस लीक इन श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन सिचुएटेड इन दिल्ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नया रूल इवॉल्व करके ये तय कर दिया कि भाई कोई भी ऑपरेशन, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एंटरप्राइज अगर हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और वहाँ पर कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट से होने वाले नुकसानात के लिए, उस एक्सीडेंट से जो पीड़ित होते हैं, उन पीड़ितों को रिलीव करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये एंटरप्राइज या ये ऑपरेशन एब्सोल्युटली लायबल होगा। इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं, इसका कोई फॉल्ट साबित करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, इसके लिए कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। एब्सोल्युटली द ऑपरेशन विल बी हेल्ड लायबल टू कंपनसेट द विक्टिम्स। और ऐसे ही रूल की हमें
इस हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी के चलते ऐसे ही रूल की हमें ज़रूरत थी जिसको हम हकीकत में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल कह सकते हैं, लेकिन चूंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल जो कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में इवॉल्व हुआ था उसको कहा जाता है, लिहाजा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जो कि मोर स्ट्रिक्टर था देन द प्रीवियसली इवॉल्व्ड रूल in Rayland versus Fletcher, that is a strict liability rule. So this rule, which was evolved by the Supreme Court of India in MC Mehta versus Union of India in 1987, was more stricter than the rule which was previously evolved by the English court in Rayland versus Fletcher. तो हमने इस रूल को नाम दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस रूल को नाम दिया रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, मीन द पूर्ण दायित्व, इन हिंदी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, यानी कि वो एंटरप्राइज, वो ऑपरेशन जो हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, अगर वहाँ कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता है जिससे कुछ लोग पीड़ित होते हैं, तो वो एंटरप्राइज, वो ऑपरेशन एब्सोल्युटली, यानी कि पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के मुताबिक वो पूर्णतया उसके लिए दायी होगा, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़, कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। 20th सेंचुरी में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, इंडियन जुडिशरी के ज़रिए इवॉल्व किया गया ये रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंपनसेट कराने के लिए ये रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ। लिहाजा इन फ्यूचर जो इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो चरणलाल साहू का केस हो, चाहे वो इन्वायरो लीगल एक्शन का केस हो, इन तमाम केसेस में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी के हिसाब से रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अप्लाई करते हुए विक्टिम्स को कंपनसेट कराया गया। या आज की सोसाइटी में, जो कि एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी के चलते हुए हमारे आसपास तमाम ख़तरे रेडिएशन की शक्ल में, केमिकल्स की शक्ल में, गैसेस की शक्ल में, इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में मौजूद हैं, उन तमाम ख़तरों के चलते अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के जाहिर सी बात है कि जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो कहीं बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे, और उन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट्स के चलते हुए जो ह्यूमन लॉस होगा, जो ह्यूमन की प्रॉपर्टी का लॉस होगा, उसको रिकवर कराने के लिए रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक बेहतर रूल साबित होगा। पार्लियामेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ enterprises or industries. The Parliament enacted the Public Liability Insurance Act 1991, which provides relief for the victims of occurred in enterprises which are involved in hazardous activities. तो ये एक्ट उन तमाम इंडस्ट्रीज़ जो कि हजार्डस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये मैंडेटरी प्रोविज़न करता है कि दे हैव टू द कंपल्सरी इंश्योरेंस, सो दैट इफ देयर एन एक्सीडेंट अकर्ड इन फ्यूचर देन द विक्टिम्स कैन गेट रिलीफ easily, because after the development of the rule of absolute liability, now the industries or enterprises which are involved in hazardous or inherently dangerous activities, they will be held absolutely liability to compensate. 1987 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डेवलप किया हुआ जो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा। बस इसके एप्लीकेशन के लिए हमने ये साबित करना है कि कोई ऑपरेशन है जो कि किसी हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है और ये जो हार्म या डैमेज हुआ है वो उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। तो ऐसे में जो विक्टिम होगा वो कंपनसेट किया जाएगा उस एंटरप्राइज और ऑपरेशन के अगेंस्ट एब्सोल्यूट, उस एंटरप्राइज और इंडस्ट्री को, उन तमाम विक्टिम्स को एब्सोल्यूट लायबिलिटी के चलते कंपनसेट करना ही होगा। इन द लास्ट it is mentioned here that the rule of absolute liability, which was evolved by the Supreme Court of India in 1987, is the advance rule for the determination of liability. This rule is more stricter than the previously evolved rule, which is known as the rule of strict liability. The absolute liability rule can deal or handle the situations
arised in this highly industrialized economic society. Thank you for watching this video.